नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर आपका 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा CHSL 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इस क्लास को जरूर देख के जाएँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी पैटर्न पे आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कोण C बराबर कोण Z और AC बराबर है XZ के, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो शर्त है वो आवश्यक होगी। तो पहले फिगर बना लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, A, B और C। दूसरा त्रिभुज है आपका XYZ, तो ये त्रिभुज आपका हो गया X, Y और Z के। अब देखो कोण C बराबर है कोण Z के, ठीक है, AC बराबर है आपका XZ के, ठीक है। तो अगर ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी तो SAS कंडीशन से ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। इस कंडीशन आपकी क्या कहती है कि अगर दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का जो कोण है वो बराबर है तो त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। तो SAS कंडीशन से ये त्रिभुज जो हैं दोनों वो सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनमें सारी चीज़ें बराबर होंगी, यानी कि उनके जो एंगल हैं वो बराबर होंगे और जो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x बराबर है -4 के और y बराबर है -1 के। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको और मिनिमाइज ऐसे कर सकते हो कि 3x क्यूब और प्लस 7y क्यूब इस तरीके से लिख लो, प्लस यहाँ पे x y आप इन दोनों में कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या जाएगा 5x और प्लस आपका 12y, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। तो 3 और x क्यूब मतलब -4 का क्यूब करेंगे तो -64 आ जाएगा, प्लस 7y क्यूब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, यानी कि -7 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, -7। और यहाँ पे x y मतलब -4 और -1 यानी कि प्लस का 4 होगा। और अंदर कितना आएगा देखो, -4 को 5 से गुणा करेंगे तो -20 और -12 यानी कि ये कितना हो गया -32। इसकी गुणा करनी है 4 से। और यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 3 चौक 12 और 3 18 और 1 19 192 -7 और ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो माइनस ये कितना हो गया 192 -7 यानी कि 199। और ये कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 9 8 17, 9 2 आपका 11 और 1 12 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी कि -327 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो आपको वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा की। आपको पता होना चाहिए cos थीटा √3/2 कब होता है, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी √3/2 होती है। तो थीटा जो है वो आपका कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू अगर √3/2 है तो cos स्क्वायर थीटा की कितनी हो जाएगी 3/4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, यानी कि 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। आंसर आपका कितना जाएगा 1/4। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये की धनराशि पर प्राप्त होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 5% की दर से 4 वर्ष में, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना, दूसरे साल उतना, तीसरे साल। अब यहाँ पे टोटल जो धनराशि है इधर वाली वो 8,000 है, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो 8,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 80। तो एक साल में ब्याज कितना मिला 80 का 5% यानी कि 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 4 साल में कितना मिला 1600, ठीक है। यानी कि इधर से भी आपको इतना ही ब्याज चाहिए क्योंकि इधर वाला ब्याज इधर वाले ब्याज के बराबर है। अब यहाँ पे इधर वाले में ब्याज की जो दर क्या है 4%, धनराशि कितनी है 10,000। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू 100, तो आपकी 4% की वैल्यू कितनी 400, यानी कि एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो 400 मिलेगा। तो 1600 कब मिलेगा, इससे डिवाइड कर दो, यानी कि 4 साल में जो है 1600 ब्याज मिलेगा, यानी कि इसके बराबर मिलेगा।
तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए जो है वो एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी जो है वो उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए जो है वो काम छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 25 दिन में, ठीक है। बी जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। पूरे टाइम एंड वर्क में दो चीजें अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी आप निकाल सकते हो। एक तो आपका टोटल वर्क और दूसरा कैपेसिटी। पूरे टाइम एंड वर्क में वर्क हमेशा जो है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए कैपेसिटी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 150। तो 25 छक्का आपका 150 होता है और आपका तिपच 15, यानी कि 30 पंचे 150 होता है। यानी कि ये एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, ये 5 लड्डू बनाता है। बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। तो 2 दिन में लड्डू कितने बनते हैं भाई, 6 5 11। फिर 2 दिन में कितने लड्डू बने, 11। तो 4 दिन हो गए। फिर अब बारी किसकी आएगी, ए की। तो ए एक दिन में और कितने लड्डू बना देगा भाई, 6। तो टोटल 5 दिन जो है वो इस तरीके से काम करवाना है इन्हें। तो 11 11 कितना हुआ आपका 22, 22 6 28, यानी कि 28 लड्डू इस तरीके से बन गए। तो बचे कितने लड्डू बनाने के लिए, 28 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 122 लड्डू बचे। और जो सारे के सारे लड्डू बी को बनाने, बी एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, तो 122 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 5 से काट लो, 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी कि 24 सही 2/5 दिन। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और 22 समानुपात में, तो y की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर 4 संख्याएं समानुपात में, इसका मतलब क्या हुआ, 39 का 117 से वही अनुपात होगा जो 17 का y से होगा। तो 39 तियां होता है 117, तो 17 तियां कितना हुआ 51, यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 51। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, देखो 120 की डिस्टेंस ये है 120 किलोमीटर की, और फिर अगली जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर की। व्यक्ति ने क्या किया कि 120 किलोमीटर की जो दूरी है जाने में 80, पहले जो 120 किलोमीटर है वो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया। अगला जो 100 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, और जब वापसी की इसने तो पूरी ये 220 की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। आपको पता होगा कि औसत चाल अगर दूरी कांस्टेंट होती तो हम लोग कैसे निकालते हैं, दो अगर चालें हैं तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, 2xy/x + y से, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन जब लौटता है तब तो इसकी चाल बराबर है, लेकिन जाने में इसने अलग अलग जो दूरी है वो अलग अलग चाल से तय की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी टोटल यानी कि एवरेज स्पीड इधर से निकाल लेते हैं। तो जब इधर वाली एवरेज स्पीड पता चल गई, इधर वाली एवरेज स्पीड पता चल गई, तो हम फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 120 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से तय करता है, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इधर ये 100 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से तय करता है। तो टोटल यहाँ पे जो है वो इसे टाइम कितना लगा, 120/80 और 100/40। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 3 कितना हुआ 8/2, यानी कि टोटल 4 घंटे लगते हैं। दूरी कितनी है टोटल भाई, 220 की दूरी को 4 घंटे में अगर तय कर रहा है, तो इधर की टोटल जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो कितनी आ गई 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि इधर की जाने में टोटल जो स्पीड है यानी कि एवरेज जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन सिंपल सा ये रह गया कि एक व्यक्ति 220 किलोमीटर की दूरी जाता है तो 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और आता है तो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो
एवरेज जो स्पीड है वो क्या होगी। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, 2 चालें दी हैं, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2x y x + y से। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 2 × 55 × 75 बटे नीचे कितना होगा आपका 7 5 12, इन्हें जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से काट सकते हैं, 11 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना हुआ 13। तो इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55, हासिल लगा 5, 11 × 7 = 77 और 5 कितना हुआ आपका 82 और 13 से डिवाइड करोगे, देखो 13 × 6 = 78, कितना बचा आपके पास 4, 5 उतारा 13 × 3 = 39, 63 पॉइंट कुछ आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-2020 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। तो सकल राशि भाई कितनी है, 6500। 25% का अगर फायदा चाहिए तो डायरेक्ट आप निकाल दो कि धनराशि कितनी होनी चाहिए, 6500 का 125%। तो 125% मतलब 25% अगर फ़ायदा चाहिए तो चाहे फ़ायदा निकाल के इसमें जोड़ दो या डायरेक्ट आप 6500 का 125% निकाल दो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। जब इससे आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, 6500 और 125% का मतलब क्या हुआ, 25 पंचे 125, 25 छक्कू 100, यानी कि 5/4। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 0 0 5 25 और 5 छक्का 30 और 2 32, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 8125 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7b - 1/4v की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो 16b² + 1/49b² की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये किससे बनेगा। यहाँ पे 16b² यानी कि ये 4b यहाँ पे रहा होगा, तभी इसका स्क्वायर करेंगे तो 16b² बनेगा। और यहाँ पे नीचे 7b होना चाहिए, तभी इसका स्क्वायर 49b² बनेगा। यानी कि यहाँ पे 7b हटा के आपको 4b लाना है। तो कुछ नहीं करना, 7 हटाना है, 4 लाना है। तो 4 से गुणा कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। तो जब 4 से गुणा करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4b माइनस यहाँ पे 1/7b, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/7b आ गया। और 4 से गुणा करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये 16b² और प्लस आपका 1/49b² और माइनस का 2ab होगा, यानी कि 2 × 4b और 1/7b। तो इससे ये कैंसिल हो गया और 4 छक्कू कितना हुआ 16। तो ये आपका कितना होगा 4 दूनी 8/7, उधर ले जाओगे तो 16 प्लस आपका 8/7, तो 16 7 112 और 8 कितना हुआ आपका 120/7। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है यदि sin a + b बराबर है 1 और cos a - b बराबर 1/2, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो sin 1 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, यानी कि a + b कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि a - b जो है वो कितना हो गया 60। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2a बराबर कितना हो गया 9 6 15 150, तो a बराबर कितना हो गया 75 डिग्री आ जाएगा। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में इसे ट्रेन को कितना समय लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल या किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी जो लंबाई है वो उसकी तुलना में ना के बराबर ना हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो टोटल इसे डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ेगी, 900 + 900 यानी कि 1800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और अपनी ही चाल से ट्रेन तय करेगी। तो चाल कितनी है 108 किलोमीटर/आवर, इसे मीटर/सेकेंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 18 से काटेंगे, 18 5 90, 18 छक्का 108, तो 6 5 30 हुआ, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18, यानी कि कितना टाइम लगेगा 60 सेकेंड। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि सरसों के तेल का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचना होगा। तो सीपी है, जो मान लेते हैं सीपी जो है वो 100 रुपये है, तो इसका जो एमआरपी है
वो कितना है, उससे 25% अधिक यानी कि 125 रुपये। अब क्या कह रहा है, इस पर कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं लेना, यानी कि इसे CP को ही SP बना देना है। जब कोई फ़ायदा या कोई नुकसान कब नहीं होगा, जब जितने का आप खरीदोगे उतने का बेच दोगे। तो 125 की चीज़ 100 में अगर आपको बेचना है तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 25 का। 25 का डिस्काउंट 125 पे, तो 100 पे कितना हो गया, 25 पंचे 125, यानी कि 20% का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं से इससे सॉल्व कर लो आप। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, कितना हुआ 30। तो ये लड़का एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, लड़का जो है वो एक दिन में कितने बनाएगा, 3 लड्डू बनाएगा। ये कितने, महिला जो महिला है वो कितने लड्डू बनाएगी, 2 बनाएगी। और जो पुरुष है, यहाँ पे पुरुष जो है वो 3 लड्डू बनाएगा, उसके अलावा लड़का जो है वो 2 बनाएगा और महिला जो है वो 1 बनाएगी। तो अगर एक दिन इनसे काम कराएंगे तो लड्डू कितने बनेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। तो टोटल 30 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 6 पंचे 30, यानी कि 5 दिन लगेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 265 की पावर 481 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 265 की पावर जो है वो 4081 प्लस 9 को अगर हम 266 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन है a की पावर n बटे a+1 वाली। यहाँ पे हमेशा याद रखो कि अगर n जो है वो सम होता है तो रिमाइंडर जो है, इसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आता है, आपका 1 आता है। अगर n जो है वो विषम नंबर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, a आएगा, वही संख्या आएगी। ऐसा क्यों होता है आप समझ लो, जैसे कि 4 की पावर 2 और नीचे इससे एक बड़ा टर्म है 5 है, तो ऊपर क्या आएगा 16 बटे 5। तो जब इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। लेकिन यहाँ पे अगर पावर 3 हो तो 64 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4, यानी कि वही संख्या बचेगी। यहाँ पे ये लॉजिक होता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन बन रही है, a की पावर n बटे a+1। तो यहाँ पे पावर क्या है, विषम है। तो अगर पावर विषम है तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, a आएगा, यानी कि कितना जाएगा यहाँ पे, a का मतलब क्या हुआ, 265 प्लस 9 बटे 266। अब देखो 266 से डिवाइड करना है तो 1 इधर भेज दो, तो इसे लिख सकते हैं 266 प्लस 8 बटे 266। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 8 होगा। कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे 8 बटे 266 होगा, ऐसा नहीं है। देखो अगर 266 को 8 से डिवाइड करोगे, मतलब 8 को अगर 266 से आप डिवाइड करोगे तो 8 तो जाएगा नहीं। इसका मतलब है जब जाएगा नहीं तो ये रिमाइंडर में ही आएगा, क्लियर। तो चाहे आप 8 बटे 266 को है तो एक्चुअल में वही, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में ये 8 ही आएगा, क्योंकि 8 जो है वो इससे डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर के रूप में बचेगा, क्लियर। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि कितना हुआ 256, 16 का वर्ग कितना हुआ 256, इसकी वैल्यू कितनी है 90 प्लस 2 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 166 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 16 और 2 3 6 यानी कि 83 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजना की पेशकश करता है, 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री। तो इसका मतलब है 3 + 4, व्यक्ति ने 7 वस्तुओं की MRP की वस्तुएं ली और पैसा कितने का दिया, 3 का दिया, यानी कि 7 का उसने, देखो 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं अगर फ्री मिल रही, यानी कि टोटल 7 रुपए का मान लिया, यानी कि 7 वस्तुएं ली और पैसा कितने का दिया, 3 का दिया। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 4 का डिस्काउंट मिला 7 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 400 बटे 7, तो 7 × 5 कितना हुआ 35
5,0749 यानी कि 57 से ही 1/7% का डिस्काउंट मिला। यहाँ पे 5 वस्तु की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त मिली, यानी कि टोटल 11 रुपये का माल लिया और पैसा कितने का दिया, 5 का। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 6 का। 6 का डिस्काउंट मिला 11 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई, 600/11। तो 11 से काटोगे, 11 × 5 = 55, हाथ लगा 5 और 11 चौक 44, यानी कि 54 सही 6/11%। तो कौन सा सही है आपका। यहाँ पे पूछ रहा है किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक होगी, तो पहली वाले में उससे ज़्यादा छूट मिलेगी, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है तालिका के आधार पर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। देखो टोटल 50 अंक का पेपर है, तो 50 का 20% कितना हुआ, 10 नंबर, यानी कि 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे टोटल से आपको मतलब है, यानी कि कुल संख्या जो है वो नीचे वाली जो वैल्यू है वो टोटल को बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो पहले इस चीज़ को समझो, जैसे ये 40 और उससे अधिक है, ये 30 और उससे अधिक है, तो अगर हम कहें कि 40 और 30 के बीच वाली जो संख्या है वो कितनी होगी, तो इनका डिफरेंस आप निकालोगे। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 से कम वाले निकालने, तो 10 से अधिक ये हैं और 0 और उससे अधिक ये हैं, तो 10 से कम वाले कितने होंगे, इनका डिफरेंस, यानी कि 100 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि पूरे टाइम एंड वर्क में 2 चीज़ें अगर आपको पता है, टोटल वर्क और कैपेसिटी, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कैपेसिटी निकालने के लिए ये वाली कंडीशन दी हुई है, 8 जो पुरुष हैं वो किसी कार्य को 45 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 8 महिलाएं जो हैं वो 18 दिन में करती हैं। तो यहाँ से हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, यानी कि पुरुष और महिला की कैपेसिटी का जो अनुपात है वो 2:5, यानी कि पुरुष अगर 2 लड्डू बनाता है एक दिन में, तो महिला कितने बनाती है, 5। अब टोटल वर्क तो कांस्टेंट होगा आपका, तो चाहे वर्क आप इधर से निकाल लो, टोटल जो वर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, तो चाहे आप वर्क इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, बराबर ही आएगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 8 पुरुष एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं, 2, और काम को कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में। अब कितने लोगों से काम करवाना है, 5 पुरुष और 8 महिलाओं से। तो 5 पुरुष कितने लड्डू बनाएंगे, 5 दूना 10, और 8 महिलाएं कितने बनाएंगी, 8 से गुणा कर दो, 8 × 5 = 40, तो 10 और 40 यानी कि लड्डू एक साथ कितने बनेंगे, 50। तो टोटल इतने काम को करने में कितना समय लगेगा, बस इससे सॉल्व कर लो, 5 × 9 = 45 और 5 दशामन आपका कितना हुआ, 50, और 2 से काटेंगे तो 5 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72/5। तो 5 से काटोगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 20, 14 सही 2/5 आएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि ए जो है वो बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बी का 95%, यानी कि बी अगर 100 है तो ए जो है वो कितना है, 95। तो ये पूछ रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। तो ए जो है, ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर, जाहिर सी बात है अगर ये 100% है तो इसकी कंपैरिजन में ये 100 है, यानी कि 95 की कंपैरिजन में 100 जो है वो उससे ज़्यादा होगा। तो बस आपको यही बताना है कि जो 100 है वो 95 का कितना परसेंट है। क्लियर। तो अगर हम 5 से काटें तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना आएगा, 19, तो 2000/19, तो 19 से काटेंगे, 19 × 1 = 19, ना जाने का 0, 19 × 5 = 95, यानी कि 105 सही 5/19% होगा। क्लियर, सिंपल है क्वेश्चन। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर/आवर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो इनका मिलन कब होगा, जब ये रिलेटिव स्पीड से 200 मीटर की दूरी जितनी देर में तय कर लेंगी उतनी देर के बाद इनका मिलन होगा। तो दूरी कितनी है इनके बीच की, मतलब टोटल वृत्ताकार जो ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और एक ही दिशा में जा रही है। एक की चाल 18 है, दूसरे की चाल 24 है। एक ही दिशा में चाल रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटा के निकालते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर/आवर। तो इस 6 किलोमीटर/आवर की चाल से 200 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उतने समय के बाद इनका दोबारा मिलन होगा। तो ये किलोमीटर/घंटा में से मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 6 × 3 = 18 हुआ, 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, यानी कि 100
20 सेकेंड होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दी गई आकृति में PAB जो है वो एक छेदक रेखा है और PT जो है वो P से वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT जो है वो 8 सेंटीमीटर है, PA 6 सेंटीमीटर है, AB 1 सेंटीमीटर है। तो x का मान कितना होगा? अगर ये स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा है, तो आपको थ्योरम पता होगी कि PT स्क्वायर बराबर होता है आपका PA इंटू PB के बराबर। ठीक है, PA इंटू PB के बराबर। तो 8 का वर्ग कितना हुआ आपका 64। अब ये PA की जो वैल्यू है वो 6 है, 6 हो गई, और ये PB कितना होगा 6 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। 64 ये कितना हुआ 36 प्लस 6x, इसे इधर ले जाएंगे तो 6x की जो वैल्यू है, यहाँ पे 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। तो x बराबर कितना हुआ 28/6। तो 14 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 3, 14/3 आएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं जो है वो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो संकेंद्रित जो है वो वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बड़े वृत्त की जो क्या निकालनी है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब ये इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, छोटे वाले की 6 है, तो ये 6 हो गई, और बड़े वाले की कितनी है 10 है। तो 6, 10 और 8 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी है 8। तो ये अब आपको पता है कि केंद्र से सामने वाले केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, तो 8 8 कितना हो गया आपका 16, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 की पावर 25, 26 और 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा? तो यहाँ पे 6 की पावर 25 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3। हमेशा ये जो नंबर आता है इसकी मतलब इसी से ही डिविजिबल आपका पूछता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 की पावर 0 मतलब 1, फिर 6, फिर आपका 36 और फिर कितना हुआ 216। तो जब इसे जोड़ोगे आप तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 की पावर 25 इंटू 259। तो ये संख्या किससे कटेगी 259 से, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसको उधर भेज दो। तो 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को इधर लाएंगे तो 2 sin थीटा हो गया आपका, घट जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो cot थीटा की वैल्यू जो है वो भी आपकी कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 पर दोनों की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा? तो गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई यानी कि 22/7 r³। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, तो 7 या 21 दूना 42 होता है, यानी कि 0.2 यहाँ पे बचेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 310.464, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।